यहाँ पर सामने आपको एक फिगर दिख रहा है। ये फिगर अगर आपसे पूछा जाए ये है क्या, तो सभी का आंसर होगा कि ये है पल्स ऑक्सीमीटर, क्योंकि इसका हम लोग जनरली हॉस्पिटल में और ख़ास करके इमरजेंसी में इसका खूब यूज करते हैं। कोई भी पेशेंट आता है सबसे पहले उस लेते हैं और उंगली में फंसा देते हैं। अब इसमें हमको दो डाटा दिख रहा है, सबसे पहला 98, दूसरा 75। तो 75 क्या है, पल्स है, और 98 क्या है, ऑक्सीजन। जनरली अगर किसी से पूछो तो ये बोलेगा ऑक्सीजन का परसेंटेज है। अगर आपका भी आंसर है कि ये 98 जो शो कर रहा है वो ऑक्सीजन का परसेंटेज है, तो आधा सही है आधा गलत है। हाँ, ऑक्सीजन का परसेंटेज है, लेकिन कहाँ है? तो अगर आप बोले हैं कि ब्लड में, तो अब आपका आंसर सही है, कुछ कुछ तक सही है। तो ये 98% शो क्या कर रहा है कि 98% ऑक्सीजन में, मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये 100% था क्या, ये 90% है क्या? इसका आंसर क्या है कि 98% है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। इन सारी, अब ये दूसरा है कि ये मेजर कैसे होगा कि 98% क्या है। तो जनरली इसको स्टडी करते हैं, ये 98% ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, ये बोल रहा है ये रियल में अगर देखा जाए तो ये 98% सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन दर्शा रहा है, या सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दर्शा रहा है। ठीक है, ये 98% क्या दर्शा रहा है, 98% दर्शा रहा है सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन का परसेंटेज। फिर से बता रहे हैं, 98 क्या दर्शा रहा है, सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन का परसेंटेज। अब तो इसको समझने के लिए, इस मशीन को समझने के लिए और भी बॉडी के फीचर को समझने के लिए हमको एक टॉपिक को देखना पड़ेगा जिसका नाम है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब जब इसको, अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो ये मशीन जब आप यूज करते हैं तो आपको फील आएगा कि अगर रीडिंग इतना आया है तो सामने वाले पेशेंट में क्या शो कर रहा है, क्या शो नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जनरली सब जानता है कि ये वाला कर्व है। ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है, इसमें आपको एक, अगर इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको हम सी बोलते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी ऑप्शन है। तो बताओ कि ए बी सी में किसको मेजर करेगा ये मशीन? तो ये मेजर करेगा इसको, वाई एक्सिस को। ये जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो किसको मेजर करता है, वाई एक्सिस को। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 नहीं, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन मेजर करता है। ठीक है, क्या मेजर करता है, पल्स ऑक्सीमीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या मेजर करता है, नहीं बोलेगा कि पल्स ऑक्सीमीटर से पता चलता है हमको कि ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, ये पता चलता है। लेकिन अगर करेक्ट क्लिनिकल वे में बोला जाए तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या मेजर करता है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन परसेंटेज को मेजर करता है। तो इन सारी बातों को देखेंगे। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना समझना था कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में, देखो सब जगह यूज करना है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहला इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन, दूसरा द ग्राफ स्ट्रक्चर, एक्सिस एंड शेप, ग्राफ के बारे में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से एक्सिस हैं, इसका शेप क्या है। नेक्स्ट है इसका शेप आपको क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा सा यस टाइप का, तो इसका यस टाइप का शेप क्यों है। फिर डिकोडिंग द जोन, इस ग्राफ में दो जोन होते हैं, एक फ्लैट जोन होता है, एक स्टीपर जोन होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर एक आता है P50 वैल्यू, ये P50 वैल्यू क्या है ये देखेंगे। नेक्स्ट है शिफ्ट इन द कर्व, अगर ये इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इस शिफ्ट को क्या बोलेंगे। नेक्स्ट है, सातवां है क्लिनिकल रिलेवेंस। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो क्लिनिकल सेटिंग में कैसे यूज कीजिएगा, कैसे अप्लाई कीजिएगा। तो टॉपिक का नाम क्या है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसमें हम लोग 7 पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, दूसरा ग्राफ, तीसरा शेप क्यों होता है, उसके बाद जोन को देखेंगे, P50 देखेंगे, शिफ्ट देखेंगे और क्लिनिकल रिलेवेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन में सबसे पहला पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के बारे में सबसे पहला पॉइंट बताया है, इसको शॉर्ट में हम लोग HB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैरियर मॉलिक्यूल ऑफ RBC है। ठीक है, RBC का कैरियर मॉलिक्यूल कौन है,
हीमोग्लोबिन है। ठीक है। आरबीसी क्या है? आरबीसी हमारे ब्लड का सेल्स है, उसके अंदर जो एक कैरियर मॉलिक्यूल पाया जाता है। किसका कैरियर? ऑक्सीजन का कैरियर। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि आरबीसी हमारे ऑक्सीजन को ढोता है, लेकिन आरबीसी के अंदर भी वो स्ट्रक्चर जो रियली में ऑक्सीजन को ढोता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, वो क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? द कैरियर मॉलिक्यूल इन आरबीसी। नेक्स्ट, इसकी कैपेसिटी क्या होता है? एक हीमोग्लोबिन, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड टू 4 O2 मॉलिक्यूल। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले जाते हैं। अगर सिंपल में बोले तो हीमोग्लोबिन हो गया टैक्सी और ऑक्सीजन हो गया पैसेंजर। हीमोग्लोबिन क्या है? टैक्सी है और ऑक्सीजन क्या है? पैसेंजर है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन बोलता है कि द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज ए ग्राफ दैट प्लॉट द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लोग पीओटी से डिनोट करेंगे, एंड द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग SO2 या SpO2 भी कहीं कहीं लिखेंगे। यस डिनोट फॉर सैचुरेशन और O2 मतलब ऑक्सीजन। तो डिफिनीशन क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक ग्राफ है। क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है? एक ग्राफ है जो किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? सबसे पहला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा कौन है? ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर कहते किसको है? तो अगर थोड़ा बहुत कुछ याद होगा तो एक कंटेनर है, उसमें डिफरेंट टाइप के गैस पाए जा रहे हैं, तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसी को हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर से थोड़ा बहुत याद होगा। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है? हम लोग नीचे देखेंगे, इस वर्ड को ध्यान, ये तो समझ में आ जाता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है। तो इंडिविजुअल जो गैस का अकेला प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसी को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, किसके बीच में है? ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम लोग देखते हैं कि ये वर्ड क्या डिनोट कर रहा है, इसको हम फील लेते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है। इसी को नापता है पल्स ऑक्सीमीटर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को। तो देखते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है क्या। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन हीमोग्लोबिन, इसको SO2 से डिनोट करेंगे। SO2 मतलब सल्फर वाला, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, मतलब यस है, OH2 है, बीच में P भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मीन्स हाउ मच ऑक्सीजन द ब्लड कैरिंग कंपेयर टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। बोल रहा है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व का मतलब होता है कि कितना ऑक्सीजन ब्लड ढो रहा है, कितना ऑक्सीजन हमारा ब्लड कैरी कर रहा है या ढो रहा है, किसके कंपेरिजन में? अपने कैपेसिटी के कंपेरिजन में। तो कैपेसिटी इसका कितना है? कैपेसिटी कितना है? 4 है। एक हीमोग्लोबिन 4 को ले रहा है, तो 4 तो इसका कैपेसिटी है। इसके इस 4 के कंपेरिजन में कितना को ढो रहा है? 1 को ढो रहा है, 2 को ढो रहा है, 3 को ढो रहा है, 4 को ढो रहा है। तो इस बात को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ 1 हीमोग्लोबिन। 1 हीमोग्लोबिन है तो कितना ढोएगा? 4 ढोएगा। तो कहीं पर दिखा रहा है कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर में 0% सैचुरेटेड दिखा रहा है, मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ कोई भी ऑक्सीजन अटैच नहीं है। ठीक है। एक के कंपेरिजन में चल रहे हैं तो 0% सैचुरेटेड मतलब 0 ऑक्सीजन अटैच। अगर 25 दिखा रहा है तो टोटल कितना था? 4। तो 25% 4 था टोटल, तो 25% मतलब 1 ऑक्सीजन। तो अगर पल्स ऑक्सीमीटर में 25% सैचुरेट 25% डाटा दिखा रहा है, मतलब कि एक हीमोग्लोबिन 1 ऑक्सीजन को ले जा रहा है। कैपेसिटी कितना है? 4 का, लेकिन ले जा रहा है 1 का, इसीलिए कितना आया परसेंटेज? 25%। अगर 50 बोल दिया तो 4 का हो जाएगा 2, तो 2 ऑक्सीजन अटैच। अगर 70% सैचुरेटेड तो 3 ऑक्सीजन अटैच। अगर 100% सैचुरेटेड तो 4 ऑक्सीजन अटैच, मतलब फुल्ली लोड हो गया है। एक हीमोग्लोबिन कितना ढो सकता है? 4। अब इस 4 के कंपेरिजन में 4 तो ले जा सकता है, एक टैक्सी में 4 पैसेंजर बैठ के जा सकते हैं, लेकिन 3 बैठा है, 2 बैठा है, 1 बैठा है,
इस चीज़ को चेक करने का जो वर्ड है उसी को बोलते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। बात समझ में आया? अगर एक वर्ड में बताएं तो एक टैक्सी है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन को टैक्सी मान रहे हैं, उसका पैसेंजर है ऑक्सीजन। इसके पास पूरा कैपेसिटी ढोने का 4 है। अब इस 4 के कंपेरिजन में एक पैसेंजर को ले जा रहा है, 2 पैसेंजर को, 3 को या चारों के ले जा रहा है। इस बात को जिससे हम लोग देखते हैं वही होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन में सबसे पहला देखें कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का कैरियर मॉलिक्यूल है। आरबीसी में एक कैरियर मॉलिक्यूल है, का नहीं में बोल सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है? आरबीसी के अंदर एक कैरियर मॉलिक्यूल है। किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को। एक हीमोग्लोबिन कितना कैरी कर सकता है? टोटल 4। फिर डिफिनीशन देखें कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है क्या। तो एक ग्राफ है किसके किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है कि ब्लड कितना ऑक्सीजन ले जा रहा है किसके कंपेरिजन में, वो अपना मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 4। जैसे कि एक एग्जांपल देखें, एक हीमोग्लोबिन को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो अगर 0% सैचुरेटेड है मतलब 0 ऑक्सीजन अटैच है, 25 सैचुरेटेड है तो 1 है, 50 सैचुरेटेड है तो 2 है, 70 है तो 3 है और 100 है तो 4 है। मतलब जब हमारा पल्स ऑक्सीमीटर में 98 दिख रहा था, देख रहे हो इस बात को, हमारे जब पल्स ऑक्सीमीटर में 98 दिखा, 98% मतलब ये सैचुरेशन दिखा रहा है, इस वाले को वाई वाले एक्सिस को दिखा रहा है। तो 98% कहने का मतलब हुआ कि सीट था 10 नहीं, सीट था 100, सीट हमारा 100 है, उसमें ऑक्सीजन कितना बैठा हुआ है? ऑक्सीजन अपना 98 बैठा हुआ है, मतलब बस 2 सीट खाती है। ये बात समझ में आया? 98% कहने का क्या मतलब हुआ? टोटल कैपेसिटी कितना था? 100, लेकिन उसमें बैठा कितना है? 98। ठीक है। अगर किसी का 90 रहेगा तो मतलब कि सीट है 100 लेकिन बैठा हुआ है 90 पे, तो 98% क्या दिखा रहा है? अब ये बात फील आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब अपना पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन इस तरह से समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ के बारे में। तो हमारा जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का है। इस ग्राफ को ड्रॉ करना है अपने कॉपी में, सिंपल है, थोड़ा सा यस टाइप का दिख रहा है। एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है और वाई एक्सिस पर देखो ये वाला एक्स एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या पाया जाता है? एक्स एक्सिस में होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वाई एक्सिस में होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अपना जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो किसको मेजर करता है? पीओ किसको मेजर करता है? इसी वाई को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो वही थ्योरी में थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि द एक्स एक्सिस क्या है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 इन mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन एबिलिटी, कितना ऑक्सीजन उसके आसपास, मतलब कि आप जब टैक्सी स्टैंड में खड़ा थे तो टैक्सी स्टैंड में कितना पैसेंजर है उसी को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि पैसेंजर कौन है? ऑक्सीजन है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 इन mmHg। ऑक्सीजन एबिलिटी मतलब जगह की बात करें तो वहाँ पर टैक्सी स्टैंड हो गया, हमारे बॉडी के कंपेरिजन में वो लंग्स हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाई एक्सिस क्या डिनोट करता है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हाउ फुल द HB। 4 इसका कैपेसिटी था। अब इस 4 के कंपेरिजन में 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो इसको जिससे देखते हैं उसी को बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इसका शेप क्या होता है? इसका शेप जो होता है वो क्या होता है? सिग्मोइड होता है। देख रहे हैं इस शेप को, जो ये जो आपको शेप नज़र आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? सिग्मोइड शेप या यस शेप। ठीक है, तो इसका शेप क्या होता है? यस शेप। तो हम लोग सेकेंड टॉपिक देख लिए, ग्राफ का स्ट्रक्चर देख लिए, एक्सिस देख लिए और शेप देख लिए। एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, शेप इसका क्या है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखते हैं, वाई यस शेप। मतलब ये एस शेप है ही क्यों? ये स्ट्रेट क्यों नहीं है? ये स्ट्रेट ग्राफ क्यों नहीं है? ठीक है, ये एस शेप क्यों है? तो सुनो, बात ये है, पहले थ्योरी समझाते हैं। बात ये है कि जैसे कि फील करो, जैसे कि आप रात में कि कहीं से आ रहे थे, एक टैक्सी स्टैंड में उतरे, फिर आपको उस टैक्सी स्टैंड में टैक्सी पकड़ के कहीं और जाना है। ठीक है, यहाँ पर टैक्सी आपका खड़ा हुआ था
आपको टैक्सी स्टैंड में उतरे, आपको जाना था, आप एक सिंगल पर्सन हैं, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन ये है कि आप टैक्सी स्टैंड में उतरे, लेकिन आप 4 दोस्त के साथ हैं, और इस टैक्सी में कितना जाएगा, इस टैक्सी में भी 4 आदमी ही जाएगा, इस टैक्सी में भी 4 आदमी जाएगा, और 4 लोग हैं। और पहला कंडीशन क्या है, ये टैक्सी एक है, इसमें भी 4 सीट है और आदमी एक ही है, तो टैक्सी जो है आसानी से किस में खुल जाएगा जल्दी, क्योंकि इसमें इसको 4 आदमी का ज़रूरत था, ये चारों इसमें बैठ गया और चला गया शांति से। लेकिन इस वाले में प्रॉब्लम है, इसमें एक ही पैसेंजर हो रहा है, इसको चाहिए था 4, लेकिन पैसेंजर मिल रहा है एक ही, तो आसानी से आपको कौन बैठाएगा, ये टैक्सी वाला आपको जल्दी से बैठा लेगा या ये बैठा लेगा। तो अब अपना आंसर है कि इसको 4 चाहिए था, तो ये जल्दी बैठा के खुल जाएगा। लेकिन हमारे बॉडी में कंडीशन ये है कि जो पहला ऑक्सीजन इसके पास आता है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसको आसानी से ले जाता नहीं है, मतलब इसको अपने अंदर बाइंड करने आसानी से नहीं देता है फर्स्ट को। जब दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तब इसको बैठा लेगा। लेकिन जो पहला वाला है, पहला जो ऑक्सीजन होता है, ये आसानी से इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होता है। ये टैक्सी मतलब हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो ये जो जब पहला ऑक्सीजन इससे साथ बाइंड होने के लिए आता है, तो इसको आसानी से नहीं बैठता। लेकिन जैसे ही पहला बाइंड हो गया, उसके बाद दूसरा आसानी से बाइंड हो जाता है, तीसरा और आसानी से, चौथा और आसानी से। मतलब सिंपल में अगर एक वर्ड में कहे तो जो फर्स्ट बाइंड 4 ऑक्सीजन को जोड़ना है, एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो जो पहला बाउंडिंग होता है वो सही फेवरेबल नहीं होता है, वो आसानी से इसको अपने पास बाइंड नहीं करता है, ये थोड़ा सा फोर्सफुली होता है। लेकिन अगर ये पहला बाइंड हो गया, तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा को ये आसानी से अपने ऊपर बाइंड कर लेता है। तो देखो, अगर लगातार बाइंड हो, मगर पहला भी आसानी से बाइंड हो गया, दूसरा भी आसानी से बाइंड हो गया, तीसरा भी आसानी से बाइंड हो गया, चौथा भी आसानी से बाइंड हो गया, तो फिर हमको ग्राफ मिलता स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये बाइंड यहाँ तक हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। लेकिन क्या होता है कि पहला वाला है जो आसानी से बाइंड नहीं हो रहा है, तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे ना हो कि थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ही जा रहा है। इस वाले एरिया में देखिएगा, तो अगर आसानी से पहला वाला होता, देखिए दूसरा, तीसरा जो हो रहा है वो आसानी से हो रहा है बाइंड, क्योंकि अगर पहला बाइंड हो गया है तो ये सब आसानी से बाइंड होता है। तो ये वाला रीजन देखो ऊपर जा रहा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा का दर्शा रहा है, तो ये वाला ऊपर रीजन जा रहा है। लेकिन जो पहला जो शुरुआत में बाइंड हुआ था, ये अचानक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, ये हल्का सा हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ना होके यस शेप्ड में हो जाता है, क्योंकि पहला वाला थोड़ा सा ऐसे जाता है, हाँ, फिर इसके बाद ऐसे जाने लगता है, और 4 जब बाइंड हो गया तो फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद तो अगर 4 यहाँ पर मान लेते हैं बाइंड हो गया, तब तो इसके पास खाली जगह नहीं है, अगर खाली जगह नहीं है तो फिर नहीं बंधाएगा, अगर बंधाता तो फिर ये ऐसे ऊपर जाता, लेकिन अब नहीं है तो इधर जाएगा। तो समझ में आया? फिर से इसको थोड़ा सा समझाते हैं, रिकैप करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक हीमोग्लोबिन में अगर ये अपना हीमोग्लोबिन है, ये अपना क्या हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, तो जो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, ये चौथा ऑक्सीजन है, तो जो फर्स्ट बाइंडिंग होता है यहाँ पे, वो ईजिली नहीं होता है, वो थोड़ा सा मतलब अनफेवरेबल होता है। लेकिन जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बाइंडिंग है, ये ईजिली होता है। तो पहला बाइंडिंग जो होता है वो ईजिली नहीं होता है, इसलिए ग्राफ ऐसे ना जाके थोड़ा सा ऐसे जाता है, और फिर ये 2, 3, 4 आसानी से होता है, इसलिए ग्राफ ऐसे ना जाके ऐसे जाता है। और फिर ये जब चारों बाइंड हो गया तो ऊपर नहीं जा सकता है, तो इसलिए फिर ये ग्राफ ऐसे हो जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो इसीलिए ग्राफ का शेप यस शेप में होता है, लीनियर नहीं होता है। अब इसी को थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, तो द सिग्मोइड शेप इज ड्यू टू कोऑपरेटिव बाइंडिंग। When the first oxygen molecule bind to a hemoglobin, it change the shape of hemoglobin, that is relaxed state, making it easier for second, third and fourth oxygen molecule to bind। जो फर्स्ट ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो इसके शेप को चेंज करता है, और शेप चेंज होने के कारण जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हीमोग्लोबिन थे वो आसानी से जुड़ते हैं, और पहला वाला आसानी से नहीं जुड़ पाता है। इसीलिए जो इसका शेप है वो क्या है, यस शेप है। अब हम समझाने की कोशिश किए हैं,
आई होप समझ में आ गया होगा। तो भाई इससे है समझ में आ गया। तो तीसरा टॉपिक भी हम लोग देख लिए। तो सबसे पहला हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, दूसरा हम लोग ग्राफ का स्ट्रक्चर देखें, और तीसरा हम लोग देखें कि भाई एस शेप इसका क्यों है। चौथा हम लोग डिकोडिंग। अब ग्राफ हम लोग देख लिए हैं। अब इसमें दो जोन होते हैं इस ग्राफ में, दो, एक होता है फ्लैट जोन, एक होता है स्टीपर जोन। ठीक है, दो जोन है। सबसे पहला कौन है, फ्लैट जोन, और दूसरा कौन है, स्टीपर जोन। तो इसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लैट जोन में क्या होता है। तो फ्लैट जोन का दूसरा नाम क्या है, प्लेट्यू पोर्शन। तो पहला हो गया प्लेट्यू पोर्शन या फ्लैट पोर्शन। ये कहाँ रहता है, टॉप में रहता है। तो इसका जो रेंज है, ये रेंज कितना है, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर दर्शा रहा है। ठीक है, इसका रेंज कितना है, 60 to 100 mm ऑफ Hg। देखो ये 60 हो गया, ये 100 हो गया। तो ये वाला जो रीजन है, देखो 60 से ये और 100 से ये वाला आपका जो रीजन होता है वो क्या होता है, फ्लैट जोन होता है। इसका लोकेशन कहाँ है, फ्लैट जोन जनरली कहाँ पाए जाएंगे, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में पाए जाएंगे। इसका लोकेशन क्या है, लंग्स है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक सेफ्टी बफर होता है। सेफ्टी बफर मतलब अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ तो मेंटेन कर लेगा। इवन इफ PO2 ड्रॉप सैचुरेशन स्टे हाई, अगर थोड़ा बहुत भी, जैसे कि 80 से 100 हो गया पार्शियल प्रेशर अगर मान लेते हैं कि 80 ना रह के 100 ना रह के क्या हो गया, 80 हो गया। तो देखो 100 पर भी ये इतना ही था, 100 पर भी 85% ही सैचुरेटेड था, और 80 पर भी ये 85% ही सैचुरेटेड है। मतलब कि अगर यहाँ पर इस जगह पे फ्लैट जोन पे अगर थोड़ा बहुत पार्शियल प्रेशर कम भी हुआ तो सैचुरेशन परसेंटेज पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्लेट्यू और फ्लैट पोर्शन क्या बताता है, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है 60 से लेके 100 mm ऑफ Hg। इसका लोकेशन कहाँ होता है, लंग्स में। सिग्निफिकेंस क्या है, एक सेफ्टी बफर है। इवन इफ PO2 ड्रॉप सैचुरेशन स्टे हाई, अगर थोड़ा बहुत पार्शियल प्रेशर कम भी होता है, जैसे हम लोग पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो इसका मतलब ना है कि हम लोग तुरंत मर जाते हैं। हम लोग नहीं मरते हैं क्योंकि थोड़ा सा कम हुआ है, 100 से 80 हुआ है। तो 100 से 80 भी होगा तो वहाँ पर सैचुरेशन क्या रहेगा, 88 या 99 ही रहेगा। जो 100 पर है वही तुम्हारा 80 पर है। तो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन अब देखते हैं सेकेंड वाले स्टीपर जोन के बारे में। तो स्टीपर जोन में है कि इसका रेंज कितना होता है, PO2 कितना है, 10 से 60। ये आप 10-20 यहाँ शो कर रहा है तो 10 यहाँ हो सकता है और 60 ये है। मान लेते हैं कि 10 यहाँ होगा और 60 ये है। तो ये वाला जो आपका जोन है, ये वाला जो जोन है यही आपका कौन है, स्टीपर जोन है। इसका लोकेशन क्या है, यहाँ पर देखो सैचुरेशन कम है, यहाँ पर सैचुरेशन कितना है, 20% है। अगर इस जोन में देखोगे सैचुरेशन तो कितना है, 20% है सैचुरेशन। तो इसका मतलब कि ज़्यादा सैचुरेशन कम है, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ये बात समझना ज़रूरी है। हम बोल रहे हैं सैचुरेशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, सैचुरेशन ज़्यादा है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन का कैपेसिटी 4 था, वो 4 ऑक्सीजन को अपने पास रखे हुए है। तो ऑक्सीजन जुड़ने वाला काम कहाँ होता है, हमारे बॉडी के लंग्स में, और टूटने वाला काम टिश्यू में। मतलब कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूटता है, तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से निकल गया है तो उसका सैचुरेशन कम ही हो जाएगा ना। तो वही है कि ये PO2 कितना होता है, इसका रेंज 10 से 60। लोकेशन क्या हो गया, टिश्यू। सिग्निफिकेंस क्या है, ईजी अनलोडिंग। यहाँ पे आसानी से ये टिश्यू वाला जोन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर अनलोडिंग होगा। अनलोडिंग मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूट के टिश्यू के पास जाएगा अपना। नेक्स्ट लिखा है अ स्मॉल ड्रॉप इन प्रेशर ह्यूज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर आप अब देखो ये स्टीपर जोन है, ये एकाएक सीधे गिर रहा है। यहाँ पर देखो सीधे नहीं गिर रहा था फ्लैट जोन में, लेकिन स्टीपर जोन में जैसे ही आप मान लेते हैं ये 40 है और ये 20 है, तो देख रहे हैं तुरंत इतना एरिया नीचे गिर रहा है। मतलब तुरंत ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में देखा जाएगा। यहाँ पर 100 से जब 80 हो रहा था तो उतना ऑक्सीजन की कमी नहीं देखा गया था, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी प्रेशर कमा तो ये क्या हो जाता है, तुरंत ही ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में हो जाता है। तो स्टीप पोर्शन, इसको बॉटम पोर्शन बोलते हैं। इसका रेंज कितना है, PO2 10 से 60 है। लोकेशन क्या है, टिश्यू है। सिग्निफिकेंस क्या है, ईजी अनलोडिंग होगा, और वहाँ पर ईजी लोडिंग होगा। यहाँ पर है स्मॉल ड्रॉप इन प्रेशर ह्यूज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और वहाँ पर स्मॉल ड्रॉप इन प्रेशर नो ह्यूज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन था। तो इस तरह से हम लोग इसके जोन के बारे में भी देख लिए। पहला जोन फ्लैट जोन होता है, दूसरा स्टीपर जोन होता है,
फ्लैट जोन कहाँ है, लंग्स में है। स्टीपर जोन क्या डिनोट कर रहा है, टिश्यू डिनोट कर रहा है। तो लोकेशन याद करना है, रेंज याद करना है और सिग्निफिकेंस देखना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस फ्लैट जोन का सेफ्टी बफर था, इसका इजी अनलोडिंग है। वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर कम होगा तो सैचुरेशन झटके में कम होगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर कम कर रहे थे फ्लैट जोन में, जब थोड़ा सा प्रेशर कम कर रहे थे सैचुरेशन कम नहीं हो रहा था, लेकिन इस स्टीपर वाले बॉटम वाले पोर्शन में जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे यहाँ पर सैचुरेशन एकदम डायरेक्टली फॉल करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली नीचे आ रहा है। तो इस तरह से ये वाला ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ये वाला PO2 वैल्यू, ठीक है, इसके बारे में 5th नंबर टॉपिक देखते हैं कि PO2 वैल्यू क्या है। तो PO2 वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है कि P50 वैल्यू। P50 वैल्यू क्या है, P50 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। P50 वो एक ऐसा वैल्यू है, P50 है क्या, सबसे पहले P50 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। P50 क्या है, P50 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, वैसा पार्शियल प्रेशर जहाँ पर हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड हो जाता है। 50% सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसके पास 100 सीट था तो इसमें 50 सीट हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से भर चुका है। तो जिस प्रेशर पर, जिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर ये काम होगा, उसी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू बोलते हैं। फिर से बता रहे हैं, P50 वैल्यू क्या है कि अगर हीमोग्लोबिन के पास 100 सीट था, 100 सीट कहने का मतलब ऑक्सीजन ले जाने का, अगर वैसा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोल रहे हैं, वैसा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे 50 सीट इसका भर जाए, वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे P50, ठीक है। सो सिंपल में डिफिनीशन भी वही बता रहा है कि P50 क्या है, तो P50 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड, और वो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 27 mm ऑफ Hg। मतलब कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में 27 mm ऑफ Hg होता है तो उस समय हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड होता है। 50% सैचुरेटेड मतलब अगर उसके पास 4 सीट है तो 2 सीट भर गया है, अगर 100 सीट है तो 50 सीट भर गया है। तो ये वाला ग्राफ हम लोग को P50 में बनाना है, ये दर्शा रहा है। तो मतलब देखो ये वाला प्रेशर था पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पर 26 mm ऑफ Hg, वही 26 या 27 mm अप्रॉक्स में चलता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा 50%, ये 0 है, ये 50% शो कर रहा है, और ये 100% हो जाएगा 100%। तो ये वाला ग्राफ आपको बनाना है, P50 वैल्यू अपना यही होता है। अब देखते हैं शिफ्ट इन द कर्व। शिफ्ट इन द कर्व कहने का मतलब हुआ कि ये जो अपना कर्व होता है, जो ये ऑरेंज वाला लाइन है, ये अपना नॉर्मल कर्व है हमारे बॉडी में। तो ये कर्व कभी नीचे शिफ्ट हो जाता है और कभी ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये 2 तरह का शिफ्ट करता है अपने, ये इसको अगर ऑरेंज वाले को नॉर्मल मान रहे हैं तो या तो कभी ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, कभी ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अगर नीचे आ रहा है तो इसको बोलेंगे राइट शिफ्ट, और अगर ऊपर जा रहा है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट। और बीच वाला जो ऑरेंज वाला क्या है, वो अपना नॉर्मल शिफ्ट है। यहाँ पर इस बात को डिनोट भी किया गया है कि ये नॉर्मल शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है और ये लेफ्ट शिफ्ट है। तो इसमें शिफ्ट 2 तरह का होता है। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं राइट शिफ्ट, मतलब ये नीचे कब आ जाता है, अपने नॉर्मल वैल्यू से नीचे कब आ जाता है। तो कंडीशन क्या है, एक्सरसाइज टिश्यू। किस कंडीशन में इसमें राइट शिफ्ट होगा, तो जब हम अपना बॉडी को एक्सरसाइज कर रहे हैं या टिश्यू का कंडीशन, मतलब टिश्यू वाले पोजीशन, टिश्यू वाले इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो राइट शिफ्ट कब देखने को मिलेगा, एक्सरसाइज और टिश्यू में। फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि राइट शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसको हम लोग शॉर्ट में नेमोनिक से याद रखते हैं कैडेट। कैडेट का मतलब सी, फिर CO2 इंक्रीज। अगर हमारे बॉडी में CO2 इंक्रीज कर गया है तो ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाएगा। अगर एसिडोसिस हो गया है, मतलब कि लो pH और हाई H+ का कंसंट्रेशन है, तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा। अगर 2,3-DPG इंक्रीज किया है, क्या इंक्रीज किया है, 2,3-DPG।
डीपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईफॉस्फोग्लिसरेट। डीपीजी का फुल फॉर्म क्या है? डी फॉर डाई, पी फॉर फॉस्फो और जी फॉर ग्लिसरेट। अगर हमारे बॉडी में 2,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट इंक्रीज किया है तब भी राइट शिफ्ट होगा। और ई फॉर एक्सरसाइज, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब राइट शिफ्ट होता है। जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे ठंडा में हम लोग जब सुबह सुबह दौड़ लेते हैं जैकेट पहन के, तो जैकेट खोलना पड़ता है क्योंकि गर्मी लगता है। तो उसी जगह एक्सरसाइज कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो भी ये राइट शिफ्ट होगा। तो सी फॉर CO2 इंक्रीज, ए फॉर एसिडोसिस मतलब एसिड बढ़ जाना, डी फॉर 2,3 DPG और ई फॉर एक्सरसाइज, टी फॉर टेम्परेचर। तो राइट शिफ्ट के लिए कैडेट वर्ड याद रखना है। रिजल्ट क्या होगा? एफिनिटी डिक्रीज, HB रिलीज, हीमोग्लोबिन EG। अगर ये राइट शिफ्ट कर गया है, अगर ये हमारा जो ग्राफ है ये राइट शिफ्ट कर गया है, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो एफिनिटी होता है, एफिनिटी कहने का मतलब जुड़ने का जो पॉसिबिलिटी होता है, जुड़ने का जो पावर होता है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन से क्या निकलेगा? अपना ऑक्सीजन निकलेगा। तो वही है कि अगर राइट शिफ्ट हो रहा है तो एफिनिटी डिक्रीज और हीमोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन इजली। इसलिए तो जो टिश्यू, अब हमारा टिश्यू का कंसीडर किए हैं क्योंकि टिश्यू के पास जाएगा हीमोग्लोबिन, तो टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलेगा और टिश्यू में जाएगा। तो राइट शिफ्ट ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं, ये ग्राफ पारना है, इसको ध्यान रखना है। इसमें चारों पॉइंट, सबसे पहला कंडीशन क्या होगा? एक्सरसाइज हो गया, फैक्टर कैडेट याद रखेंगे, रिजल्ट क्या है? एफिनिटी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट क्या बताता है? लेफ्ट शिफ्ट होगा कहाँ कहाँ पे? तो सबसे पहले कंडीशन लंग्स या रेस्ट पोजीशन में। अगर हम लोग रेस्ट पोजीशन में हैं या लंग्स जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, फैक्टर क्या है उसका जस्ट अपोजिट कर दो। उसमें हाई टेम्परेचर, इसमें लो टेम्परेचर, उसमें हाई CO2, इसमें लो CO2, उसमें हाई pH था, उसमें लो pH था, सॉरी, इसमें हाई pH, उसमें हाई था 2,3 DPG, यहाँ पर लो 2,3 DPG। अगर ये कंडीशन रहेगा तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब ऊपर, ये वाला अपना लेफ्ट शिफ्ट है तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जब राइट में जा रहा था तो एफिनिटी डिक्रीज कर रहा था, तो अगर लेफ्ट में जाएगा तो जस्ट अपोजिट होगा, एफिनिटी इंक्रीज। एफिनिटी इंक्रीज मतलब हीमोग्लोबिन होल्ड ऑक्सीजन टाइटली। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता कहाँ पर है? लंग्स में जुड़ता है, क्योंकि लंग्स में वही ना, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, वहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है? एफिनिटी बढ़ेगा। तो इसमें सिंपल में याद रखना है कंडीशन क्या है, लंग्स या रेस्ट, फैक्टर कौन है, उसके एक वाला कैडेट याद रखो। कैडेट में जो हाई है वो इसमें लो होगा, उसका रिजल्ट एफिनिटी इंक्रीज था, नहीं सॉरी, उसका रिजल्ट एफिनिटी डिक्रीज था, इसका रिजल्ट एफिनिटी इंक्रीज है। अगर सिंपल वर्ड में, और ग्राफ बनाना है, ग्राफ दोनों कैसे बनाना है इसमें सब ग्राफ में शो किया गया है। अगर सिंपल देखें तो कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रखना है तो नॉर्मल कर्व बीच में होती है, ये रहा नॉर्मल कर्व अपना बीच में है। लेफ्ट शिफ्ट मतलब ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है क्योंकि एफिनिटी इंक्रीज कर रहा था। P50 कम होता है, देखो ये दर्शा रहा है, ये वाला जो लाइन है ये P50 को दर्शा रहा है। तो P50 तुमको इसी जगह पे मिल रहा है और ये मिलता है 26 या 27 पर, और राइट शिफ्ट में तुम्हारा P50 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि P50 का वैल्यू कब बढ़ेगा कब कमेगा? तो अगर राइट शिफ्ट होगा तो P50 देखो बढ़ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अगर नॉर्मल रहेगा तो P50 यहाँ रहेगा, और अगर लेफ्ट शिफ्ट जाएगा तो P50 यहाँ रहेगा। ये तीनों P50 का वैल्यू है। तो P50 का वैल्यू कब कम होगा कम ज़्यादा होगा, विजुलाइज आप लोग कर सकते हैं जब ग्राफ बनाइएगा, तो दर्शाना भी है। तो इसमें वही बोल रहा है कि नॉर्मल कर्व बीच में होती है। लेफ्ट शिफ्ट में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज़्यादा टाइटली बाउंड करता है, P50 कम, और राइट शिफ्ट में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इजली रिलीज करता है, P50 ज़्यादा। ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है मतलब टिश्यू वाला, और ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, टाइटली होल्ड कर रहा है मतलब लंग्स वाला। तो इस तरह से हम लोग शिफ्ट इन द कर्व भी देख लिए, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। अब हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक देखते हैं 7th नंबर, क्लिनिकल रिलेवेंस। क्लिनिकल रिलेवेंस मतलब इसका हम लोग क्लिनिकल में कैसे पता कर सकते हैं, किससे यूज करते हैं, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो सबसे पहले क्लिनिकल रिलेवेंस में आ जाता है अपना पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर दो चीज़ को नापता है, एक हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन जिसको SpO2 से यूनिट कर रहे हैं, और दूसरा पल्स। पल्स मतलब क्या होता है? बीट्स पर मिनट,
हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना बार धड़क रहा है उसी को पल्स बोलते हैं। इसी को शॉर्ट में बीपीएम भी बोलते हैं। बीपीएम में नापते हैं, इसका यूनिट होता है बीट्स पर मिनट। तो पल्स ऑक्सीमीटर का 2 फंक्शन है, एक है SpO2, दूसरा है बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ए पल्स ऑक्सीमीटर मेजर SpO2 नोट PO2। PO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, SpO2 का मतलब होता है सैचुरेटेड परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर मेजर SpO2 मतलब सैचुरेशन, नोट PO2, प्रेशर को नहीं, दैट इज वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस को मेजर करता है क्योंकि वाई पर था अपना सैचुरेशन और एक्स पर था पार्शियल प्रेशर। तो वही है कि पल्स ऑक्सीमीटर मेजर SpO2 सैचुरेशन, नोट PO2 फॉर एक्स एक्सिस। अगर आपको एक्स एक्सिस वाला नापना है, ये तो वाई तो नपा गया इससे, अगर आपको एक्स एक्सिस नापना है तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, फॉर एक्स एक्सिस PO दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, AB जो टेस्ट होता है इमरजेंसी में देखे होगा, एक नीडल लेता है और हैंड वाले में चुभा देता है नीचे पाम के थोड़ा सा बाद में, फिर वहाँ पर एक स्लाइड पर ब्लड लेता है, फिर उसको भेजते हैं हम लोग लैब, वो वाला जो होता है वो ABG से क्या पता चलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन है। फिर से बता रहे हैं, जब ABG टेस्ट करते हैं तो ABG टेस्ट से पता चलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर से पता चलता है कि हीमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। एक तो फ्रीली ऑक्सीजन है हमारे बॉडी में, वो देखते हैं ABG के साथ, और पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया है। फिर से दोनों को क्लियर करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर देखता है कि कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ चुका है, मतलब कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है, और ABG इसके साथ देखते हैं कि हमारे बॉडी में कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर आपको वाई एक्सिस को नापना है तो पल्स ऑक्सीमीटर से नापेंगे, अगर एक्स एक्सिस को नापना है तो ABG से करते हैं। ABG एट्रियल ब्लड गैस फुल फॉर्म होता है। नॉर्मल रेंज इसके बारे में पल्स ऑक्सीमीटर का क्या होता है, 95% से 100%, मतलब नॉर्मल सैचुरेशन कितना है 95 से 100, और डेंजर जोन कितना है बिलो 90। अगर किसी पेशेंट का बिलो 90 आ रहा है तो वो डेंजर जोन में है। बिलो 90 है तो डेंजर जोन में क्यों है, क्योंकि हम लोग ग्राफ देखे थे कुछ इस तरह का था, सॉरी इस तरह का नहीं, इतना भी यस नहीं था, कुछ इस ऐसा था। तो ये वाला ऊपर अगर 90 से 100 के बीच में है तो सैचुरेशन देखो अच्छा है, लेकिन जैसे ही 90 से कम होगा तो डायरेक्ट एक धड़ाम सबर नीचे गिरता है, मतलब फिर इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इस पोजीशन में कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कम बेसी हो रहा है, सैचुरेशन सेम ही है, लेकिन अगर 90 से नीचे आया तो धड़ाम से एकाएक ही नीचे आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए बिलो 90 क्या बोलते हैं हम लोग, डेंजर जोन है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। इसमें मैकेनिज्म मतलब ये पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है, तो इसमें इंफॉर्मेशन है, यूजेज रेड एंड इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्प्शन टू डिटेक्ट ऑक्सीजनेटेड वर्सेज डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ये जो अपना पल्स ऑक्सीमीटर होता है ये 2 तरह का लाइट निकालता है, सबसे पहला रेड और दूसरा इंफ्रारेड। ये दोनों रेड लाइट से, एक रेड लाइट एक इंफ्रारेड लाइट से, ये हमारे बॉडी में डालता है। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड होते हैं या डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होते हैं, इन दोनों लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ध्यान रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड लाइट को। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको करेगा, इंफ्रारेड लाइट को, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको करेगा, रेड लाइट को। डीऑक्सीजनेटेड किसको करेगा, रेड लाइट को, ऑक्सीजनेटेड किसको करेगा, इंफ्रारेड लाइट को। फिर ये जितना लाइट दिया था मशीन, कितना हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया है, इसी से काउंट करके ये अपना सैचुरेशन यहाँ पर फाइनली शो कर देता है। तो मैकेनिज्म क्या है, यूज रेड एंड इंफ्रा रेड लाइट एब्जॉर्प्शन टू डिटेक्ट ऑक्सीजनेटेड वर्सेज डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब मोर इंफ्रारेड लाइट और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब रेड लाइट। नेक्स्ट है इसका लिमिटेशन क्या है, एक बात को ध्यान रखना, कभी कभी एक ऐसा काम होता है कि सामने आपको इमरजेंसी में, सुनिएगा पहले बात सुनिएगा, कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सामने पेशेंट एक इमरजेंसी में पड़ा हुआ है, उसमें आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाए और उसमें आपको 100% सैचुरेशन मतलब 98% आपको ऑक्सीमीटर दर्शा दिया है। 98% जब ऑक्सीमीटर आपको दर्शा दिया है तो आप सही होगी कि भैया ऑक्सीजन वाला जो काम है बॉडी में सही है, लेकिन फिर भी वो पेशेंट कुछ समय के बाद डेथ कर गया और पता चला कि नहीं, ये सही बात नहीं है, ये ऑक्सीजन की कमी से मरा है। तो वहाँ पर फिर टेंशन हो जाता है कि क्या अपना मशीन ख़राब है
मतलब हुआ देखो क्या कि अब हम जो मशीन लिए थे, जो मशीन से हम लोग जब उसको नापे SpO2, जो हम लोग मशीन से SpO2 नापे तो वहाँ पर 98 आ गया, तो हम लोग फिक्स हो गया कि ऑक्सीजन की कमी तो पेशेंट में नहीं है। लेकिन जब कुछ समय के बाद देखते हैं वो पेशेंट डेथ कर गया, और फाइनल जब उसका रिजल्ट देखा गया कि क्यों डेथ किया, तो बोल रहा है कि O2 की कमी से डेथ कर गया है। तो फिर आता है कि हमारा जो मशीन था वो ख़राब है। नहीं, मशीन ख़राब नहीं है, वो किसका केस है? अनीमिया का केस है। देखो होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को अनीमिया हुआ है तो अनीमिया हुआ है तो उसके बॉडी में RBC कम जाता है। तो मान लेते हैं कि इसके ये नॉर्मल आदमी है और ये अनीमिया वाला आदमी है, ठीक है। तो इसमें RBC कम है, मान लेते हैं ये 1 RBC 2 3 4 RBC इसके बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन ये नॉर्मल व्यक्ति में बहुत सारा RBC प्रेजेंट है तुम्हारा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई नमी है। तो इसके बॉडी में मान लेते हैं कि पूरा RBC भरा हुआ है। तो जब इसमें हम लोग मशीन लगाए तो ये मान लेते हैं कि इसके अंदर 100 RBC है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर मान लेते हैं कि 10 RBC है, क्योंकि इसको अनीमिया हुआ है। तो जब इसमें हम लोग इसका अंगूठा में जब मशीन, इस व्यक्ति के अंगूठा में जब हम मशीन लगाए तो वो 100 के कंपेरिजन में दिखाया कि 98 है। 100 के कंपेरिजन में 98 दिखाया, मतलब कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति में दिखाए हैं तो इस व्यक्ति में भी हमको रीडिंग दे दिया 98 का ही। 98 का क्यों दिया? क्योंकि ये 10 से कंपेरिजन कर रहा है, लेकिन यहाँ इसको मिल रहा था 98 ऑक्सीजन और यहाँ पर इसको मिल रहा है मात्र 9 ऑक्सीजन। ये बात समझ में आया? फिर से समझा रहे हैं। दो व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति है वो अनीमिया वाला है, ये पेशेंट है, और दूसरा ये नॉर्मल व्यक्ति है। तो नॉर्मल व्यक्ति में पूरे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा भरी हुई है, मान लेते हैं इसके पास 100 हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब अनीमिया वाला जो ये जो पेशेंट है भाई साहब, इनमें RBC का कमी होगा, RBC का कमी होगा, तो मान लेते हैं इसमें 10 RBC है, ठीक है। इसमें कितना 10 RBC है। जब आप इस व्यक्ति में मशीन लगाए तो ये 100 के कंपेरिजन में बताया कि यहाँ पर इसका परसेंटेज सेचुरेशन 98 है, ये 100 के कंपेरिजन में बताया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब आप इस पेशेंट में लगाए तो ये 10 के कंपेरिजन में दिखा रहा है कि 98 है। तो यहाँ पर 98 ऑक्सीजन इसको मिल रहा था, क्योंकि 100 से कंपेरिजन कर रहे थे, लेकिन यहाँ 10% का 98 बता रहा है। मतलब ये 10 हीमोग्लोबिन का 98% दिखा रहा है, मतलब इसके पास 9 ऑक्सीजन मिला होगा। तो ये सैचुरेशन हमारा सही बता रहा है, लेकिन चाहिए था इसको 98, लेकिन मिल कितना रहा है? 9। तो हमारा मशीन ख़राब नहीं है, ठीक है। हम ये भूल गए, ये हम लोग नहीं चेक किए कि सामने व्यक्ति में अनीमिया है या नहीं। तो लिमिटेशन है इस मशीन का, क्या लिमिटेशन है? इन अनीमिया saturation कैन बी 100 इवन इफ द हीमोग्लोबिन काउंट इज वेरी लो। अनीमिया वाले पेशेंट में सैचुरेशन 100 हो सकता है, इवन ये अगर हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो, क्योंकि इसमें 10 में हमको बता रहा है कि 98% है और इसमें 100 में बता रहा है कि 98% है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू। बस समझ जाओ। हाँ, डायग्राम बनाना सब।